सोने में वैसे तो चमक हमेशा रहती है, लेकिन पिछले एक साल में जो सोने में चमक देखने को मिली है, अब उससे आंखें चौंधिया रही हैं। अब लोगों को बस ऐसा लग रहा है कि अब सोना खरीदना तो शायद मुश्किल हो जाए, उसे अपने पोर्टफोलियो में या अपने पास जो रखे हुए सोने का उनके पास जो भी स्टॉक है उसको देखकर वो खुश हो रहे हैं कि अब उनका सोना इतना महंगा हो चुका है। लेकिन आखिर ये तेजी कहां तक जाएगी? क्या जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये तेजी आगे और भी जारी रहेगी? क्या इस वक्त गोल्ड में करना चाहिए? क्या अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको गोल्ड खरीदना चाहिए? अगर आप नॉर्मल बायर हैं तो क्या आपको करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? गोल्ड को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? गोल्ड में तेजी क्यों आ रही है से लेकर आपकी स्ट्रैटेजी तक सारी चीजें समझाने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान है। मेरे साथ हैं अनिंद्य बनर्जी, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कोटक सिक्योरिटीज के करेंसी एंड कमोडिटीज डिवीजन के। अनिंद्य, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर और बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया है। पहला सवाल मेरा इसी चीज को लेकर है कि गोल्ड में जो प्राइसेस के सर्ज अभी देखने को मिल रहे हैं, अगर इंडियन मार्केट में देखें जो स्पॉट के प्राइसेस हैं 90,000 प्रति 10 ग्राम से भी आगे निकल चुका है गोल्ड, और ग्लोबल प्राइसेस भी $3,000 के आसपास हैं इस वक्त। ये तेजी आखिर क्यों इतनी लगातार देखने को मिल रही है? आखिर क्या फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट हो रहे हैं जो गोल्ड को लगातार ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं? या नमस्कार सबको। देखिए, गोल्ड एक इंटरनेशनल कमोडिटी है और एक तरफ से वो कमोडिटी भी है और एक करेंसी भी है। क्योंकि जैसे डॉलर है एक ग्लोबल करेंसी, गोल्ड भी एक ग्लोबल करेंसी है जो डॉलर के साथ compete करता है। और उसी का ही एक इम्पैक्ट है जो अभी गोल्ड प्राइसेस में प्ले आउट हो रहा है। तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है जैसे ट्रेड वॉर, क्योंकि जो ट्रम्प के जो पॉलिसी है वो क्लियर कट ये है कि अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या है कि अमेरिका अभी जो एक मेजर ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट है वो चाहता है कि वो लार्ज पार्ट ऑफ दैट कंजम्पशन वो खुद प्रोड्यूस करे। मतलब जो 50 साल या 55 साल से जो ग्लोबलाइजेशन का मॉडल बनाया गया था बेस्ड ऑन डॉलराइजेशन, तो उसका एक रिवर्सल है ये। तो अगर इसी वजह से हम लोग आने वाले महीनों में सालों में ये देख सकते हैं कि जो ट्रेड वॉर का जो एक टेंशन है वो इंक्रीज होगा, जिसके कारण अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। और अनसर्टेन एनवायरनमेंट पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो नेचुरली गोल्ड के तरफ मूव करते हैं। और हम लोग फिजिकल मार्केट में काफी हद तक ये डिमांड देखे हैं लास्ट 1 डेढ़ साल से। ये फैक्टर नंबर 1 है। फैक्टर नंबर 2, सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली कंटिन्यूअसली आपका गोल्ड को खरीद रहे हैं। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनका जो एक डॉलर डिपेंडेंस था उनके रिजर्व्स में, क्योंकि दुनिया डॉलर पे चलती थी और हम लोग एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डॉलर के साथ और अदर करेंसीज का भी एम्फेसिस बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन में जब सेंट्रल बैंक्स को डॉलर डिपेंडेंसी कम करना है और दूसरे जो करेंसीज है उन पे अगर डाइवर्सिफाई करना है, तो उसमें गोल्ड नेचुरली एक करेंसी बन जाता है, कमोडिटी बन जाता है, जो ये सिचुएशन में डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो इसलिए सेंट्रल बैंक्स का जो गोल्ड डिमांड है लास्ट 3 साल से वो काफी हद तक इंक्रीज होते गया है। और फैक्टर नंबर 3, क्योंकि जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है उसका उसके चलते हुए जो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने का बात चल रहा है, उसके लिए 5 6 साल 7 साल लगेगा। बट उसका जो एक नींव है, जो बेस है, वो अभी बनाया जा रहा है बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जब मैन्युफैक्चरिंग बेस बनते हो दुनिया के लिए, तो हमको चाइना से या इंडिया से या अदर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन से अगर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि उस मैन्युफैक्चरिंग कंट्री का जो अपना करेंसी होता है वो कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता, क्योंकि उनको बेचना है माल, खरीदना नहीं है। अगर कंज्यूमर जो कंज्यूमर नेशन होता है उसका करेंसी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वो खरीद सकता है, जो अमेरिका का था। तो अभी अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनना है इन द कमिंग years एंड डेकेड्स, तो उनका जो करेंसी है उसको वीकन करना पड़ेगा एज अ पॉलिसी। तो डॉलर डिवैल्यूएशन नया नहीं है, हम लोग 1985 में इसका एक इम्पैक्ट देख चुके हैं अंडर द प्लाजा अकॉर्ड। तो उसका भी कहीं ना कहीं पे ये एक फियर है। तो हो सकता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले क्वार्टर्स में ये डॉलर वीकनिंग का एक ऐसा एक पॉलिसी लाए, तो जिसके हिसाब से वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में आगे बढ़ सकता है। तो उसका भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट गोल्ड में फ्लो होता है, क्योंकि लोगों को अपना जो डॉलर होल्डिंग है उनसे डाइवर्सिफाई करना।
और फोर्थ फैक्टर आपका जो है वो है कि जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उसमें भी जिस हिसाब से आपका 2021 के बाद उछाल आया था अक्रॉस द बोर्ड, तो वहां से भी जो इन्वेस्टर्स है वो अपना जो कंसंट्रेशन है इक्विटी से उसका कुछ हद तक अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है वो गोल्ड में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में। तो जिसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हाँ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये 3-4 फैक्टर्स के कारण ग्लोबली गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी है। बिल्कुल। आपने बड़े अच्छे से 4 फैक्टर्स के ज़रिए बताया कि आखिर गोल्ड में ये तेज़ी क्यों आ रही है, उसके पीछे इकॉनमी की बैकिंग और जो भी उसके पीछे फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब की। लेकिन आज से कुछ 10 साल पहले मज़ाक-मज़ाक में ही ये लोग कहते थे कि एक दिन 1 लाख का हो जाएगा सोना और खरीद नहीं पाओगे। क्या अब वाक़ई 1 लाख का हो जाएगा, उससे भी पार चला जाएगा? क्या लेवल्स दिख रहे हैं आने वाले कुछ समय में आपको? हाँ, 1 लाख तो अभी तो 88,000, मतलब अगर स्पॉट मार्केट का बात करें तो ऑलरेडी 90,000 तो हो ही चुका है। 1 लाख सिर्फ 10%, 11% यहाँ से दूर है। तो जो ट्रेंड है, जो स्ट्रक्चर है, जो जिस हिसाब से फंडामेंटल सपोर्ट है उसके हिसाब से तो 1 लाख पार तो होना चाहिए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर टर्म्स में शायद हम लोगों को नेक्स्ट 18 से 24 मंथ्स टाइम पीरियड में 4,000 पार ये आपका जो गोल्ड का प्राइस है इन इन डॉलर टर्म्स वो क्रॉस कर जाए इन द नेक्स्ट 18 टू 24 मंथ्स। तो वो सिचुएशन में तो गोल्ड यहाँ से काफी ऊपर जा सकता है। हो सकता है 1,10,000 या 1,15,000 तक भी सोना चले जाए, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल। सो अब जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो निश्चित तौर पे अब ये समझना चाह रहे होंगे, अनिंद्या से समझना चाह रहे होंगे कि क्या इस वक्त हमें करना चाहिए गोल्ड में। सो 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं दर्शकों को। पहले एक तो वो हैं जो रेगुलर बायर्स हैं, जो एनिवर्सरी, बर्थडेज या फिर तमाम इवेंट्स खोजते रहते हैं और उसमें खरीदते रहते हैं। उनके लिए तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, वो खरीदते रहेंगे चाहे जिस भाव पे मिले। लेकिन दूसरी कैटेगरी है वो बल्क बायर्स की, जो शादियों के लिए खरीदते हैं। और तीसरी कैटेगरी है इन्वेस्टर्स की, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सो इन दो कैटेगरीज के लिए, जो बल्क बायर्स की कैटेगरी है और जो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है, इन दोनों के लिए आपसे स्ट्रेटजी समझना चाहेंगे कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। क्या बल्क बायर्स को इस वक्त खरीद लेना चाहिए क्योंकि आगे बढ़ने ही वाले रेट जैसा कि आप बता रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए जो बेसिकली बल्क बायर है उनके तो एक्चुअली एक कंजम्पशन का नीड है, मतलब आगे आगे शादी है तो और जो इन्वेस्टर है वो बेसिकली मेटल के ऊपर बेट कर रहे हैं, मतलब ये मेटल आगे और प्राइस इंक्रीज होगा। तो पहले इन्वेस्टर का बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर को ये सिचुएशन में जहाँ पे ऑलरेडी प्राइस काफी हद तक बढ़ चुका है, मतलब जो 70,000 के आसपास था वो अभी ऑलमोस्ट 91,000 के आसपास है स्पॉट मार्केट में। तो इतना बड़ा उछाल के बाद इट इज बेटर कि आप सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करो, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में। उसका एडवांटेज क्या है, देखिए इसमें वॉलेटिलिटी रहेगा। ऐसा ये नहीं है कि गोल्ड में अभी अप ट्रेंड है तो ये चलता ही रहेगा। इनफैक्ट लास्ट 1 महीना पहले ही इसमें 4-5% का एक करेक्शन आया था, तो करेक्शन आता रहेगा। तो उसका अगर बेनिफिट लेना है तो बेटर ये रहेगा कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए। तो एसआईपी की तरह आप गोल्ड में कर सकते हो, वो फ्यूचर्स से हो, वो फिजिकल में हो, या आपका ईटीएफ से हो। अभी रहा जो बल्क बायर है, जो जिनको कंज्यूम करना है, उनके लिए एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वो ऐसे इन्वेस्टर की तरह 1 साल ये 2 साल तक एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। उनको भी मैं ये सलाह ये दूंगा कि वो आप भी अगर हो सके जितना अपने जो परचेज है उसको स्प्लिट कर दीजिए, एक साथ नहीं। क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, मतलब एक नया स्तर पे है 91,000 यहाँ पे, और आपका डॉलर टर्म्स में 3,000 के आसपास। तो यहाँ पे आप अपना जो जो परचेज है उसको 2-3 ट्रांच में अगर स्प्लिट कर लोगे तो आपको एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये गोल्ड, मतलब 1 साल पहले जब ये $2,000 के आसपास आया था, तो तब भी एक नया स्तर था उसके लिए, राइट। तो उस टाइम में भी 2,000 के आसपास वो करीब 1-2 महीना स्पेंड किया था टाइम, ऊपर नीचे $100 ऊपर नीचे। और फिर जब वो कंसोलिडेट किया, अपना बेस बनाया, फिर वो आज $3,000 पे है। तो हो सकता है कि ऐसे ही एक सिमिलर पैटर्न अनफोल्ड हो कि 3,000 के आसपास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, और उसी में उसी का ही बेनिफिट जो इन्वेस्टर है या जो स्पेशली बल्क बायर है उनको लेना है। तो इसलिए अपना जो खरीदी है उसको स्प्लिट कर लीजिए ट्रांचेस में। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया अरिंदे आज आपका जुड़ने के लिए और एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के सभी दर्शकों को यह बताने के लिए कि गोल्ड में उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या उन्हें इस वक्त खरीदारी करना चाहिए या उन्हें रुकना चाहिए। जो बल्क बायर्स हैं उन्हें भी और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी उन्हें आपने सेग्रीगेट करके बताया कि उनके लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।